अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स क्लास 10 की हमने लेक्चर से स्टार्ट की हुई है और हमारा चैप्टर 4 है साउंड, वो चल रहा था, जिसका आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है वो आपकी किताब के अंदर जो डिस्कस की गई है, नंबर 1 पर लोडनेस, पिच एंड क्वालिटी। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी साउंड से रिलेटेड डिस्कस की गई हैं और आज हम पहली पढ़ेंगे और वो क्या है, लाउडनेस। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसके अंदर लाउडनेस की डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल एंड देन फिर इसके फैक्टर अफेक्टिंग दी लाउडनेस, ये इसके आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं। आइए हम इसको स्टडी करते हैं। लाउडनेस क्या है? लाउडनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ साउंड दैट अलाउ अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन लाउड एंड द फेंट साउंड। आप जिस अल्फाज में यूँ भी कह सकते हैं, लाउडनेस आवाज़ की वो खासियत है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है इन विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन फेंट एंड द लाउड साउंड। आवाज़ की वो खासियत जिसके अंदर हम लाउड और फेंट साउंड के दरमियान, मध्यम और तेज आवाज़ के दरमियान फ़र्क वाज़ह कर सके, तो उसको हम क्या कहते हैं, लाउडनेस कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी की आवाज़ कम होगी, मध्यम होगी, तो हम कहते हैं उसकी लाउडनेस क्या है, कम है। और अगर किसी की आवाज़ ज़्यादा है, तेज़ है, तो हम कहेंगे कि उसकी लाउडनेस क्या है, ज़्यादा है। तो ये आपके पास क्या है, लाउडनेस। अब इसकी एक एग्जांपल यहाँ से हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी स्पीक विद फ्रेंड्स, जब हम अपने किसी दोस्त के साथ बात कर रहे होते हैं तो हमारी आवाज़ क्या होती है, सॉफ्ट होती है, मतलब कि फेंट होती है, मध्यम होती है। while but while addressing a large audience we speak louder। लेकिन जब हम किसी बड़ी ऑडियंस के साथ या किसी मजमे के साथ जब हम खिताब कर रहे होते हैं, तब हमारी आवाज़ क्या होती है, बहुत लाउड होती है। तो इस तरह जब आवाज़ हमारी लाउड होगी तो उसकी लाउडनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब हमारी आवाज़ फेंट होगी तो उसकी लाउडनेस क्या होगी, कम होगी। इसी तरह लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस विच इन्फ्लुएंस हाउ वी परसीव इट्स इंटेंसिटी। अब ये जो लाउडनेस है, ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, और वो फैक्टर्स कितनी है, 3। आप लोगों से शॉर्ट एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, हाउ मच फैक्टर्स ऑन विच द लाउडनेस डिपेंड्स। तो वो आपके पास 3 फैक्टर्स है। नंबर 1 पर आपके पास क्या आ जाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है, अगर उस वाइब्रेटिंग बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है, वाइब्रेट करने का जो एम्पलीट्यूड है, अगर वो ज्यादा होगा तो उसकी लाउडनेस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे अगर आप डायग्राम के अंदर देखिए, ये मेरे पास एक आवाज ही है जिसका एम्पलीट्यूड ही आपको नजर आ रहा है। आप यहाँ पर देखें तो ये एम्पलीट्यूड है, ये क्या आपके पास है, एम्पलीट्यूड। और ये एम्पलीट्यूड आपके पास बड़ा है, लेकिन ये एम्पलीट्यूड क्या है, कम है। इसका मतलब क्या है कि इस साउंड का जो एम्पलीट्यूड है वो कम है, छोटा है, और इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, बड़ा है। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो आवाज होगी, ये आवाज क्या होगी हमारे पास, ये आवाज, इसकी लाउडनेस ज्यादा होगी, ये लाउड आवाज होगी, क्या होगी, लाउड साउंड। और ये आवाज, इसका चूंकि लाउडनेस एम्पलीट्यूड कम है तो इसकी लाउडनेस कम होगी, ये आवाज क्या होगी, फेंट होगी, क्या होगी, फेंट। तो ये था हमारे पास लाउड एंड फेंट साउंड। अब उसके बाद नंबर 2 पर हमारे पास है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। जिस बॉडी को हम वाइब्रेट करवा रहे हैं, अगर उस बॉडी का एरिया ज्यादा होगा तो उससे जो आवाज प्रोड्यूस होगी उसकी लाउडनेस भी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो आवाज भी लाउड होगी। और जिस बॉडी को हम वाइब्रेट करवा रहे हैं, अगर उसका एरिया कम होगा तो उससे आवाज क्या होगी, फेंट, यानी कि लाउडनेस क्या होगी, कम होगी। अब उसके वजह से अगर आप डायग्राम के अंदर देखिए तो ये ड्रम है, इसका एरिया ज्यादा है, तो इसको जब हम वाइब्रेट करवाएंगे तो वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया ज्यादा होने की वजह से यहाँ से लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी, यानी कि इसकी लाउडनेस ज्यादा है। और ये मेरे पास ड्रम है, इसका एरिया कम है, जब हम इसको वाइब्रेट करवाएंगे तो इसकी लाउडनेस क्या होगी, कम होगी। नंबर 3 पर हमारे पास है डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग सोर्स। अगर जो ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो हमारे पास सोर्स कहलाता है, जहाँ से साउंड साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो सोर्स है, तो हमारा सोर्स से जितना फासला कम होगा उतनी ज्यादा हमें लाउड आवाज सुनाई देगी, उसकी लाउडनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम सोर्स से दूर मूव करेंगे तो हमारी आवाज क्या होगी, कम होगी। तो ये डिस्टेंस ज्यादा होगा तो लाउडनेस क्या होगी, कम। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, ये मेरे पास क्या है, सोर्स है, साउंड प्रोड्यूस हो रही, और ये शख्स इसके करीब है, डिस्टेंस कम, लेकिन इसको आवाज लाउड सुनाई देगी। और ये जो शख्स है ये इस सोर्स से क्या है, दूर है, फार है, तो इसको आवाज है वो कम सुनाई देगी, लाउडनेस इसको कम फील होगी। तो ये था हमारे पास लाउडनेस। अब इससे रिलेटेड हम इसके इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स हैं, इसको स्टडी कर लेते हैं। नंबर 1 पर लाउडनेस हेल्प अस डिफरेंशिएट बिटवीन लाउड एंड द फेंट साउंड।
Number 2, it depends on the amplitude of vibrating body. It depends on the area of vibrating body. It decrease as distance between source and listener increase. डिस्टेंस के ज्यादा होने से लाउडनेस क्या होती है, डिक्रीज होती है. परसेप्शन ऑफ द लाउडनेस वेरी विद द हियरिंग एबिलिटी बट इंटेंसिव साउंड रिमेन कांस्टेंट. लेकिन इसके अलावा हमारे कानों की जो समात है, परसेप्शन ऑफ हियरिंग द साउंडनेस और लाउडनेस, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है. तो उम्र के तकाजे के साथ साथ जो हमारे कान के पर्दे हैं वो वीक हो जाते हैं, इसलिए आवाज़ भी हमें कम सुनाई देती है. ये भी फैक्टर है जिससे हमें आवाज़ कम सुनाई देती है, लेकिन ये एक नेचुरल फैक्टर है. तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. नेक्स्ट हमारे पास नंबर 2 पर है पिच. अब पिच क्या है? कुछ आवाज़ें बारीक होती हैं, कुछ आवाज़ें मोटी होती हैं. तो उन बारीक और मोटी आवाज़ों के दरमियान जो फर्क वाज़ह करना है, इसको हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं. जैसे अगर मैं कह दूँ मेरी आवाज़, लड़कियों की आवाज़ मोस्टली बारीक होती है, तो हम कहते हैं उनकी आवाज़ की पिच क्या है, वो ज़्यादा है. और जिसकी आवाज़ क्या कहते हैं, मोटी होगी, भारी होगी, तो हम कहते हैं उसकी पिच क्या है, कम है. तो जो आवाज़ जितनी ज़्यादा बारीक होगी उतनी ज़्यादा उसकी पिच होगी, और जो आवाज़ जितनी भारी या मोटी होगी उसकी पिच उतनी कम होगी. अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जो पिच है वो फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है. किसी आवाज़ की फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी वो आवाज़ उतनी ज़्यादा बारीक होगी, और आवाज़ उतनी ज़्यादा बारीक होगी तो वो आवाज़ की पिच भी क्या होगी, ज़्यादा होगी. और अगर किसी आवाज़ की डेंसिटी फ्रिक्वेंसी है वो कम होगी तो उस आवाज़ की जो पिच है वो भी क्या होगी, कम. तो इस तरीके से वो आवाज़ उतनी ज़्यादा क्या होगी, भारी होगी. जैसा अगर आप यहाँ पर देखें, पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड दैट अलाउ अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन श्रिल एंड द ग्रेव साउंड. श्रिल कहते हैं बारीक तेज को, एंड ग्रेव कहते हैं भारी आवाज़ को. तो हमारे पास ये आवाज़ की वो खासियत है जिसके अंदर हम श्रिल एंड ग्रेव साउंड के दरमियान फर्क वाज़ह करते हैं. अब यहाँ पर आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं. इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फ्रिक्वेंसी. इनका ताल्लुक किसके साथ है, फ्रिक्वेंसी के साथ है. जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस कर चुका था कि किसी आवाज़ की अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसकी आवाज़ वो उतनी ज़्यादा बारीक होगी और उसकी पिच क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी. हायर फ्रिक्वेंसी रिजल्ट इन हायर पिच. ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी तो उसकी पिच भी क्या होगी, ज़्यादा. जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, इन दोनों साउंड का एम्पलीट्यूड अप्रोक्सीमेटली सेम है, लेकिन इस आवाज़ की जो फ्रिक्वेंसी है वो कम है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ वेव्स कम प्रोड्यूस हो रही है. इसमें नंबर ऑफ वेव्स क्या है, ज़्यादा है. तो इसमें नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा होने की वजह से इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा. तो इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो इसकी पिच भी क्या होगी, ज़्यादा होगी. ये आवाज़ बारीक होगी इस आवाज़ के मुकाबले में. कहता है फॉर एग्जाम्पल वॉइस ऑफ द वुमेन एंड चिल्ड्रन हैव हायर फ्रिक्वेंसी. बच्चों की और चिल्ड्रन औरतों की जो आवाज़ होती है वो क्या होती है, और उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, वो आवाज़ बारीक होती है. मेकिंग दम श्रिल एंड हाई पिच. वो आवाज़ क्या होती है, श्रिल होती है, तेज होती है, एंड हाई पिच होती है. वेयर एज वॉइस ऑफ मैन हैव द लोअर फ्रिक्वेंसी. मर्दों की आवाज़ क्या होती है, उनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है और वो आवाज़ क्या होती है, भारी होती है. डीपर एंड लोअर पिच ऑफ. रिलेशन बिटवीन पिच एंड फ्रिक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम. अगर आप ये डायग्राम के अंदर देखें तो आपको फ्रिक्वेंसी और पिच के दरमियान रिलेशन वाज़ह किया है. उसके बाद हमारे पास क्वालिटी ऑफ साउंड. नेक्स्ट हमारे पास क्वालिटी ऑफ साउंड है, लेकिन क्वालिटी ऑफ साउंड से पहले मैं आप लोगों को ये जो पिच है इससे रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं. वॉइस ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन हाई फ्रिक्वेंसी, श्रिल एंड द हाई पिच. उसके अलावा वॉइस ऑफ द मैन लोअर फ्रिक्वेंसी, डीपर और द लोअर पिच. तो ये था हमारे पास क्या कहते हैं, पिच से रिलेटेड क्वेश्चन. अब एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका. साउंड वेव्स दैट आर स्क्विश्ड टुगेदर हैव द हाई फ्रिक्वेंसी एंड हाई पिच. साउंड वेव्स दैट आर स्ट्रेच्ड आउट हैव द लो फ्रिक्वेंसी एंड द लो पिच. ऐसे आवाज़ जिनको स्क्विश किया गया है उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और उनकी पिच भी क्या होगी, ज़्यादा होगी. ऐसी आवाज़ जिनको क्या किया गया, स्ट्रेच किया गया है, तो उन आवाज़ की फ्रिक्वेंसी लो होगी और वो क्या होगी, लो पिच. स्क्विश कहते हैं करीब कर देना, नंबर ऑफ वेव्स को एक दूसरे के करीब कर देना, मिला देना. आइए नेक्स्ट हमारे पास लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है और वो क्या है, क्वालिटी ऑफ साउंड. अब देखिए आपने इससे पहले पढ़ा लाउड साउंड एंड लाउडनेस एंड पिच. तो जो आपके पास क्वालिटी है ये आवाज़ की वो खुसूसियत है जिसके अंदर हम लाउडनेस और पिच के दरमियान फर्क वाज़ह करते हैं. तो आपके पास डेफिनेशन है, द क्वालिटी ऑफ साउंड अलाउ अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू साउंड्स हैविंग द सेम लाउडनेस एंड पिच. दो आवाज़ें जिनकी लाउडनेस और पिच सेम है उनके दरमियान फर्क वाज़ह करना, इसको हम क्या कहते हैं, क्वालिटी ऑफ साउंड कहते हैं. दिस डिस्टिंक्ट क्वालिटी अराइज ड्यू टू द यूनिक वेवफॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय ईच साउंड सोर्स. आपके पास ये जो क्वालिटी है ये वेव फॉर्म से हम इसको क्या कर सकते हैं, इलेबोरेट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अ वायलिन
trumpet, flute and oboe each generate a distinct waveform. अगर आप यहाँ पर देखें, मेरे पास ये कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे वायलिन, ट्रम्पेट, फ्लूट एंड ओबे। अब इन चारों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से यहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, इसकी साउंड प्रोड्यूस वो ये हो रही है, उसकी वेव फॉर्म, और फ्लूट्स की जो वेव फॉर्म है साउंड की वो ये है, और ओबे की जो है वेव फॉर्म है वो आपके सामने दिखाई दी। अगर आप यहाँ पर देखें, इन सबकी लेट्स सपोज फ्रिक्वेंसी सेम है। अगर इन सबकी फ्रिक्वेंसी सेम है, इसका मतलब क्या है, इनकी पिच सेम है। और अब अगली बात, इनका जो एम्पलीट्यूड है वो भी सेम है। अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो फिर इसका मतलब क्या है कि इनकी लोडनेस भी क्या है, सेम है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, इसके बावजूद इनकी ये जो वेव फॉर्म है वो डिफरेंट है। तो वेव फॉर्म के डिफरेंट होने की वजह से अगरचे इनकी लोडनेस और इनकी पिच सेम है, लेकिन इनकी वेव फॉर्म डिफरेंट है, इस वजह से ये आवाजें आपको डिफरेंट साउंड के अंदर यानी कि डिफरेंट म्यूजिक के अंदर आपको फील होंगी, ऑब्जर्व होंगी। कहते हैं एज इलस्ट्रेटेड in the diagram, oscilloscope traces of these instruments show different shapes with a varying level of complexity and harmonics. The violins such as rich complex waveform, while the flute produce a simpler, more regular waveform. आपके पास ये जो फ्लूट है, इसकी ये वेवफॉर्म है वो वायलिन के मुकाबले में ज्यादा सिंपल है। और इसी तरह द ट्रम्पेट एंड ओबे each exhibit their own unique oscillation patterns, further demonstrating the diversity in sound production among the instrument. तो आपके पास अब अगरचे इन आवाज की पिच और लोडनेस सेम होने के बावजूद भी इन आवाज के अंदर आपको एक वाजिया फर्क दिखाई देगा, वाजिया फर्क फील होगा। तो इसका मतलब क्या है, वो जो फर्क है हम उसको क्या कहते हैं, क्वालिटी कहते हैं। तो जिस क्वालिटी ज्यादा होगी वो हमें कैसे पता चलेगा, जिसकी आवाज के अंदर ज्यादा रिथम होगा, एक आपको पैटर्न मतलब कि सीक्वेंस मिलेगी, वो उसके रिदम अच्छा मिलेगा आपको सुनने को, तो वो उसका क्या होगा, क्वालिटी क्या होगी, ज्यादा अच्छी होगी। तो ये था हमारे पास क्वालिटी के बारे में एक छोटा सा टॉपिक है। tidbits, the shape of sound wave on the oscilloscope is affected by the instrument's unique construction and way it produce vibration. ये खैर आपसे नेक्स्ट एग्जांपल है इसकी, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस डिफरेंट वेवफॉर्म, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है वो डिफरेंट वेवफॉर्म प्रोड्यूस करते हैं। दिस वेवफॉर्म गिव ईच साउंड इट्स यूनिक क्वालिटी। तो हर वेवफॉर्म की अपनी एक यूनिक क्या होती है, क्वालिटी होती है, जो दूसरे से क्या होती है, डिफरेंट होती है। दिस हेल्प अस डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड इवन व्हेन दे हैव द सेम लाउडनेस एंड पिच। और ये चीज जो क्वालिटी है ये हमें दो साउंड के दरमियान उस वक्त उस फर्क को भी वाज़ा करती है जबकि उन दोनों साउंड की लाउडनेस और पिच क्या होगी, सेम होगी। उसके बाद की पॉइंट्स है, नंबर 1 पर पिच डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड। जो पिच है हमने पढ़ा कि वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी के ऊपर। हायर फ्रिक्वेंसी हायर पिच, लोअर फ्रिक्वेंसी लोअर पिच। उसके बाद क्वालिटी डिपेंड्स ऑन द वेव फॉर्म ऑफ साउंड। जो क्वालिटी है ये वेव फॉर्म के ऊपर डिपेंड करती है। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैव द डिफरेंट वेव फॉर्म, दिस गिव ईच साउंड इट्स यूनिक क्वालिटी। हर साउंड की क्या होगी, एक यूनिक क्वालिटी होगी। पिच इज अबाउट हाउ हाई और द लो साउंड इज। पिच ये बताती है कि कोई आवाज कितनी ज्यादा है फ्रिक्वेंसी वाली है, कितनी कम फ्रिक्वेंसी वाली है। क्वालिटी इज अबाउट हाउ साउंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अनदर साउंड इवन इफ पिच एंड लोडनेस आर दी सेम। ये था हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड। अब एक और छोटी सी कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी, वो क्या है, म्यूजिकल एंड नॉइस। म्यूजिकल साउंड एंड नॉइस। म्यूजिकल साउंड ऐसी साउंड होती है जो कि आपको सुनने में खुशगवार और बड़ी फील हो, ऐसी साउंड को हम क्या कहते हैं, म्यूजिकल साउंड। जैसे मोस्टली वायलिन की, गिटार की, पियानो की जो आवाज़ें हैं वो हमें सुनने में बड़ी खुशगवार और बड़ी फील होती है, ऐसी उनकी आवाज़ को हम क्या कहते हैं, म्यूजिकल साउंड कहते हैं। और ऐसी आवाज़ें जो हमें सुनने में ना खुशगवार हो, और जैसे कि हॉर्न की आवाज़, दरवाजे की जो क्रैम्पिंग है उसकी आवाज़, और इसके अलावा क्या कहते हैं, मशीनरी की आवाज़, आरी के चलने की आवाज़, बहुत सारी आवाज़ें ऐसी हैं जो कि हम उनको सुनना पसंद नहीं करते, ना खुशगवार आवाज़ है, तो ऐसी आवाज़ को क्या कहते हैं, नॉइस कहते हैं। तो आइए, म्यूजिकल साउंड। साउंड आर प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद अ कंट्रोल्ड पिच एंड क्वालिटी, दिस साउंड आर प्रेजेंट टू हियर। ऐसी आवाज़ें जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस हो और वो हमारे कानों के अंदर अच्छा माहौल, खुशगवार माहौल प्रोड्यूस करे, उसको हम क्या कहते हैं, म्यूजिकल साउंड। जैसे गिटार, वायलिन, रिकॉर्डर, ड्रम, इनकी आवाज़ें वो क्या होती हैं, म्यूजिकल साउंड्स कहलाती है। इसके अलावा नॉइस क्या है, नॉइस रेफर टू द हार्श, अनप्लीजेंट एंड अनवांटेड साउंड। दे आर इररेगुलर एंड कॉज डिस्कम्फर्ट
noise is a form of pollution that affect both human and animal. ट्रैफिक नॉइस, डोर स्लैमिंग, मशीनरी नॉइस, ये सारी आपके पास क्या है, नॉइस पोल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कॉजेज ऑफ द नॉइस। सर ये नॉइस किस वजह से है, तो वो आपके सामने चीजें रखती है। ट्रैफिक की वजह से नॉइस पोल्यूशन होती है, इंडस्ट्रियल मशीनरी की वजह से, कंस्ट्रक्शन वर्किंग जहाँ पे काम वगैरह हो रहा होगा, लाउड स्पीकर एंड म्यूजिकल सिस्टम। लाउड स्पीकर है जहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा आपकी हद से ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस हो रही हो और वो आवाज़ भी बेतुकी सी हो। इसके अलावा डोर स्लैमिंग एंड अदर सडन नॉइस, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, और भी इसके अलावा बहुत सी घर में ऐसी चीज़, जैसे अगर आप मशीन को धकेल रहे हैं तो उससे आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है, वो भी क्या होगी, इररेलेवेंट यानी कि नॉइस कहलाएंगे। तो उसके बाद इफेक्ट ऑफ द नॉइस पोल्यूशन। अब ये जो नॉइस पोल्यूशन है इसके हमारी इंसानी सेहत के ऊपर क्या बुरे असर हैं। लीड्स टू स्ट्रेस एंड इरिटेशन, इंसान जो है वो स्ट्रेस और इरिटेशन में चला जाएगा। लैक ऑफ द कंसंट्रेशन, इंसान की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। जैसे अगर एक बच्चा पढ़ रहा है और साथ कहीं शोर प्रोड्यूस हो रहा हो तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है। हियरिंग लॉस, और कानों की जो समात है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्लीप डिस्टर्बेंस, उसकी जो नींद है उसमें भी डिस्टर्बेंस खलल पैदा होगा। एग्रेशन एंड मूड चेंज, उसका जो मूड है वो चेंज होगा, एग्रेशन। और इसके अलावा हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह, ये सारे उसके इफेक्ट्स हैं जो इंसान की सेहत के ऊपर असरअंदाज होंगे नॉइस पोल्यूशन की वजह से। कंट्रोलिंग नॉइस पोल्यूशन, आप नॉइस को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। यूजिंग द क्वाइटर इको फ्रेंडली मशीन, आप ऐसी मशीन को इस्तेमाल करें जो कि क्या हो, नॉइस को कम प्रोड्यूस करे, इको फ्रेंडली हो, मतलब कि इको फ्रेंडली मशीनरी। इंस्टॉलिंग साउंड बैरियर, आप लोग जहाँ पे ऐसी मशीनरी रखी गई हो तो वहाँ पर आप क्या कर दे, बैरियर रख दे जो साउंड को, नॉइस को क्या कर ले, अब्जॉर्ब कर ले। वेयरिंग हेयरिंग प्रोटेक्शन डिवाइस, ट्री प्लांटेशन, आप जितनी ज़्यादा ट्री लगाएंगे। तो ये था आपके पास म्यूजिकल एंड नॉइस। तो इसके जो की पॉइंट्स है वो स्टडी करने की जरूरत नहीं है, आपके सामने, आप इसको खुद भी रीड करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कोई बात कोई चीज़ ना समझ आई हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर कोई बात कोई चीज़ ना समझे तो आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।